गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री का मॉडल पेपर कराने का हैं। तो ये जो 24 में निकला हुआ है, एक ही मॉडल पेपर निकाला हुआ है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2024 का। तो पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। मोलारिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलारिटी पूछा है, फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M1 इंटू V, जिसमें V किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में लीटर में दिया हुआ रहेगा तो हमको 1000 से इंटू करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें W1 क्या हो सकता है? क्वेश्चन के हिसाब से W1 2 ग्राम है। ठीक है, M1 क्या हो सकता है? मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास ऑफ NaOH, Na का मोलर मास होता है 23, O का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। और V मतलब यहाँ पे है 200 मिलीलीटर। इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 200। 20 20 10 10, ये 2 से 2 1/4 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन आता है आपको, ये जस्ट आपको बुक को रीड कीजिएगा तो पता चलेगा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोअर वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मरकरी। मरकरी होता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर सबसे कम होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं यूनिट ऑफ केबी। सॉल्यूशन चैप्टर में केबी आया था। केबी का होता है इबुल्स्कोपिक कांस्टेंट। इबुल्स्कोपिक कांस्टेंट कैसे आया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इबुल्स्कोपिक कांस्टेंट कैसे आया था। हम लोग लिखे थे डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी। हमको सिर्फ केबी का यूनिट पूछा गया। अच्छा, डेल टीबी है, टी मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। के लिख देंगे। ऑप्शन में तो मिल जा रहा है कहाँ के आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे, यही आंसर डी होगा। ठीक है, हमको सिर्फ केबी का चाहिए तो मोलालिटी डिवाइड में होगा। मोलालिटी केबी। मोलालिटी का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब मोलालिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए। मोल पर केजी के लिए हम लोग यूज करेंगे -1, सब ऊपर ले जाएंगे तो केल्विन पर मोल केजी। ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, यह दिमाग में आना चाहिए। केल्विन है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ कहीं भी केल्विन का यूज नहीं किया हो तो डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इतना। इसमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग लेंगे तो कितना मेरा एफ आएगा, चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो पहले हमको दिमाग में आना चाहिए कि Al2O3 टूटेगा किस में? Al3 प्लस प्लस O2 माइनस। सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देंगे, यहाँ 3 देंगे। ठीक है, अगर हम लोग जोड़ा जाए 2Al3 प्लस को चेंज करेंगे Al में, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देंगे। अब बताइए इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6 में पॉजिटिव आएगा। हमको 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है -6। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है -6। इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो जीरो होगा, इस साइड में भी जीरो है। इसीलिए अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एल्यूमिनियम को निकालने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हुआ होगा, तो एक एल्यूमिनियम को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हुआ होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 3f के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी।
सिंपल सी बात है, रिएक्शन को पहले देखा जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कोई भी एक एल्यूमिनियम दिया है उसका रिएक्शन हम देखेंगे। एल्यूमिनियम का बात क्या है कि एल्यूमिनियम कितना, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, हमको देख रहे हैं कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, तो 1 मोल को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, जो कि 3F के बराबर होगा चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे द मोलारिटी कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इतना। सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन दिया है, हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेशन दिया है और बगल में सब में एम दिया हुआ है, इसका मतलब ये मोलारिटी का बात किया होगा। यानी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे इस टाइप का कुछ, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, अब थोड़ा कोशिश करते हैं यहाँ पे ऑप्शन सब देखने का, कि बोल रहे कि मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब मोलारिटी मेरा मिनिमम होगा, तब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इसी को डिनोट करती है, ये मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे कम वैल्यू किसका है, वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगा मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसमें से देखिए ये कौन सा सबसे छोटा है, ये वैल्यू सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इतना कुछ डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एम, 0.1 एम का मतलब मोलारिटी दे चुका है, ऑफ 1.01 इंटू 10⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कप्पा दिया होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा भी बोल सकते हैं या कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सेंस लगा, मोलर कंडक्टेंस हमको निकालने बोला, मोलर कंडक्टेंस यानी ये निकालने बोला। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालने बोला, यानी ये निकालने बोला, कप्पा कितना दे चुका है, 1.01 इंटू 10⁻⁻², और मोलारिटी कितना दे चुका है, मोलारिटी कितना दे चुका है, 0.1 दे चुका। ठीक है, 0.1 दे चुका। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ेगा, यानी क्या लिख सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁻², और इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁴। 1.01 लिखेंगे, बेस सेम तो पावर को ऐड करेंगे तो 10⁻² आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1.01 इंटू 10⁻²। कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बस याद रखना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बुक पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन वाला चीज़ आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन ये सब जो एग्जाम्पल के तौर पे है जो, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम ऑफ द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट का बराबर होता है। एक फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हम लोग बस बेसिक बता दे रहे हैं ताकि आप लोग यूज़ कर सके, कि और भी कोई बात बोलेगा तो हम लोग याद होना चाहिए। रेट इक्वल टू होता है के, इसको रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसको रेट बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट ये हो गया और रेट कांस्टेंट ये हो गया। जब जीरो ऑर्डर का बात बोलेगा तो कंसंट्रेशन का पावर में 0 देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का बात बोलेगा तो कंसंट्रेशन का पावर में 1 देंगे, और सेकंड ऑर्डर का बात बोलेगा तो यहाँ 2 देंगे। ठीक है, अगर हम लोग रेट इक्वल टू, अगर यहाँ 0 देने का मकसद ही है कि जीरो ऑर्डर का बात कर रहा होगा, 0 देने का मतलब ही है कि जीरो ऑर्डर का बात हो रहा है, अगर हम लोग लिख देते हैं कि रेट इक्वल टू के टाइम्स a⁻1 लिख देते हैं, तो समझ जाएंगे कि 1 ऑर्डर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन में दे सकता है कि रेट इक्वल टू a⁻1 भी दे देगा और b⁻ भी 1 दे देगा, समझ जाएंगे कि पावर को जोड़ेंगे तो मेरा ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि किस ऑर्डर का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जीरो ऑर्डर का बात हो, किसी का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, यानी k इक्वल टू रेट होगा, और रेट क्या है, रेट यूनिट ऑफ रेट, और k क्या है, रेट कांस्टेंट, दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका।
आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, बट होना चाहिए कि कभी भी हाफ लाइफ पीरियड पूछे, हाफ लाइफ पीरियड पूछे तो फॉर्मूला ये याद रखिएगा, 1/2 का मतलब हाफ लाइफ पीरियड 0.693 डिवाइडेड बाई के मतलब अभी हम लोग बार बार बोल रहे के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, दिमाग में रखिएगा के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हमको पूछा कि रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इस इतना दे दिया, यानी कि के का वैल्यू आपका इतना दे चुका है, इसका वैल्यू पुट करेंगे, हमको निकालना। तो टी इक्वल टू टी 1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड के का वैल्यू कितना दिया, 2 × 10⁻⁻² इंटू पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो देंगे। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 346.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 रहेगा, क्या पावर को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब एक पॉइंट और भी आ जाएगा, यानी 34.65 मिनट। देखिए ऑप्शन में है, क्यों मिनट दिए हम लोग, क्योंकि यहाँ मिनट में है तो मिनट में, सारा ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सॉल्यूशन वाला में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखेगा कि हाफ, अगर हाफ लाइफ टाइम देगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर कोई भी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है ना कि टाइम, कोई भी रिएक्शन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कम लगता है, तो मेरा कहना है कि टाइम पे डिपेंड करेगा, डिक्रीज विथ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन चैप्टर 8 ही है, 8 से है, DNF ब्लॉक। कलर कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो पता चलेगा, नहीं तो हम लोग अभी थोड़ा सा बेसिक दिमाग में रखते हैं। ठीक है, कलर कंपाउंड के लिए यहाँ तो अभी हम लोग सेट को ड्राइव करें, लेकिन हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे तो बेटर रहेगा, कि कुछ भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज करता होगा अगर रियल एग्जाम में जैसे परसों होने वाला है, तो उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हम लोग सोच सकते हैं। हूबहू छापेगा ये कोई गारंटी नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन की जगह पे कुछ और हो सकता है, कलर कंपाउंड की जगह पे बोल देगा कलरलेस पूछ देगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। कलर कंपाउंड क्या होता है, कलर कंपाउंड को फाइंड करने के लिए दिमाग में ये रखिएगा कि डी का पावर में 0, या डी का पावर में 0 का मतलब है डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिएगा तो डी का पावर में अगर 0 आ जाता है या डी का पावर में 10 आ जाता है, तो इसका मतलब हम लोग सब बोल देंगे कि वो ना कलरलेस होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा। ये लाइन को याद रखिएगा, डी का पावर में 0 या डी का पावर में 10 आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कलरलेस होगा। हम लोग को बोलना क्या है, डी का पावर में 1 से 9 के बीच अगर रहेगा तो वो कलर होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर है, कौन सा कलरलेस है। हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते कि कलर कौन सा होगा, पिंक होगा, ब्लू होगा, ये सब हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। आप लोग को इस सब के लिए याद करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के टर्म में बोला कि 4 गो ऑप्शन आपको दिया है, बताए कि इसमें से कौन सा कलरलेस है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बारी बारी से निकालना पड़ेगा, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। चारों निकालने के बाद देखेंगे कि कोई भी चारों में से किसी का भी ये चीज़ आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आ रहा है तो समझ जाएंगे कि वो कलरलेस होगा। हम लोग शुरुआत करते हैं किसी से, V2+ से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 23, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 33, 23 हो गया। ठीक है, 23 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 18 आर्गन 3D4S2। समझिए, थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे, आप लोग नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, 3D4S2 और यहाँ पे आ जाता है आपका 1, 1 क्यों आ रहा देखते हैं। 23 के लिए यहाँ 3 देंगे, क्योंकि देखिए 18 2 20 23, 23 गो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। ठीक है, और बात हो रहा +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप यहाँ से निकालिए, सॉरी यहाँ से निकलेगा 18 आर्गन, ये आपका सुनिए, ये आपका
भी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अगर भी 2+ का बात करेगा तो इसमें से पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका मतलब 3d3 4s0। मतलब इसमें देखो डी का पावर में 3 आ रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला। डी का पावर में हम क्या बोले 0 या 10 आना चाहिए। सेकंड वाला देखते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का ऐसा यूनिट मतलब एटॉमिक नंबर याद है, ऐसा यूनिट नहीं, एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। सी आर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। क्रोमियम मैग्नीज आयरन, ठीक है, क्रोमियम होता है, तो इससे एक ज़्यादा होगा, तो एक ज़्यादा होगा तो क्या होगा 18 आर्गन 3d4 4s2। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे कि डी का पावर में 4 हो जाए या डी का पावर में 9 हो जाए, तो ये इससे कैरी कर लेता था, 4 और 9 रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये इस ऐसा नहीं रहेगा, रहेगा कैसा 18 आर्गन 3d5 4s1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसमें से अगर हम दो भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितना निकालना पड़ेगा 3, 3 भी निकालेंगे तो डी का पावर में 2 बचता है क्या, ध्यान दीजिए। 3d4 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3d5 4s1, 3d5 4s1, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा क्योंकि क्रोमियम 3+ का चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d3 आ जाएगा इसमें भी, तो ये इसमें भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला आता है जेडन में। जेडन में आने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जेडन में आने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जेडन में आने के लिए जेडन का ऐसा एटॉमिक नंबर हम लोग 30 याद रखना पड़ेगा। 30 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 आर्गन कर सकते हैं, 18 आर्गन कर सकते हैं, 3d10 कर सकते हैं और 4s2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2+ का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जेडन 2+ का मतलब क्या होगा, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या बचा 3d10 4s0, इसको लिखना मत भूलिएगा, ये रहेगा ही रहेगा, अगर जीरो भी है ना तब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे 4s0। अब देखिए डी का पावर में 10 आ गया, इसका मतलब ये कलरलेस होगा, इसको देखना ही नहीं है, जब एक आ गया तुम्हारा तो दोबारा होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ, यहाँ बहुत इजीली से समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग समझ में थोड़ा सा बहुत ऑब्जर्व भी देख के कर सकते हैं कि इसका कुछ देखिए, इसको देख के कम से कम ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इतना चेक हो गया, आगे आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखिए कलर कंपाउंड के लिए ये साइड में याद रख लीजिएगा कि कौन सा कलर होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका जितना ज़्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका जितना ज़्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम, क्योंकि फॉर्मूला होता है n√n+2 ही होता है, और n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसका वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, एग्जाम में पूछ भी देगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाइए, तो n√n+2 होता है, ठीक है। बोर मैग्नेटन, इसका ऐसा यूनिट होता है बोर मैग्नेटन, Bm, ठीक है। तो इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका देखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा, इसका देखना पड़ेगा, देखेंगे किसमें कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू इजी नहीं होता है, सब्जेक्टिव में होता है कि आप लोग रट लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एमसीक्यू में आपको कंसेप्ट बेस्ड ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ना आपको चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप टिक मार पाइएगा, ठीक है। गलती मारने से तो कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, तो किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ये लाइन तो बस याद रखिएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही करें, तो हम लोग पहले सी का निकालते हैं। सी का निकालते हैं, देखिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, सी+ डायरेक्ट का निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं। तो पहले हम लोग लिखना पड़ेगा 29, और 2 का मतलब है 27 तक ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, एज्यूम करें अपने आप से कि 2 का मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तो उससे पहले हम लोग 27 तक का ही निकालेंगे। तो पहले
पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कॉपर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। कॉपर के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉपर के लिए। क्यों 10 किए, क्योंकि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और हम बोले कि 6 का डी का पावर में 4 या डी का पावर में 9 आएगा, तो एस से कैरी करके अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लास्ट में कैसा आएगा, ये सर क्या हो जाएगा, 3D 10 4S0, 3D 9, 3D 9 4S0, ठीक है। अब डी देखो, डी का घर में कितना होता है, 1 2 3 4 5, 9 को भरना है, कैसा भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही कॉल, यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 1, क्योंकि एक ही घर छोड़ा हुआ अनपेड में, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, एन का निकालेंगे। एन का 28 होता है, निकल कॉपर जिंक, ठीक है। एन का, ठीक है, एन का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद +2 का हम लोग फाइंड कर लेंगे। एन का निकालेंगे तो एन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 18 आर्गन 3D 8 4S2, ठीक है। और 2 प्लस का बात करेगा तो पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 4S0। ये हो गया, डी का 8 है, डी का 8 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो घर, यानी n इक्वल टू 2 है या n इक्वल टू 1 है। n का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वही मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा, यही ना हम लोग सीखे अभी तक। उसी तरह थर्ड फोर्थ सबका निकालना पड़ेगा, इसे आसान रहता तो MCQ नहीं बोला जाता, आसान नहीं है। CO के लिए कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 27 होगा। एटॉमिक नंबर, पहली तो बात है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलना सीखना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, क्या तो हम लोग सॉल्व करते हैं कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 3D 7 और 4S2। यहाँ पे क्या बोला, 2 प्लस के लिए यहाँ उठा देंगे तो 7 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें n = 3 आ गया, ठीक है। अब लास्ट बचा क्या, एफ के लिए 26 देखना पड़ेगा। 26 के लिए एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 3D 6 4S2। इसको सॉल्व करेंगे तो +2 का मतलब है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो डी में कितना बचा, 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 1 2 3 4 बचा, यानी n = 4, n = 4 है, n = 3 है, n = 1 है, n = 2 है। सबसे ज़्यादा किसका, एफ का, यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट एफ का होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में इतना लिख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ये होगा ऑप्शन, इसके लिए जेडन के लिए निकाले थे, इसके लिए ये निकाले थे, इसके लिए ये आंसर आया था, और के लिए 0 आया था, दोनों का थोड़ा समान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, NiCN4 का पावर में 2 - पहले तो देखिए कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे ना तो उसका लिगेंड देखिए, लिगेंड को काउंट कीजिए, लिगेंड को काउंट कीजिए, लिगेंड को इसको बोलते हैं, इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल एटम इसको बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स कितना है, 4 है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका sp3 पावर को जोड़िए 5 हो रहा है, इसको पावर को जोड़िएगा 7 होगा, नहीं होगा। बचा 2, इसका पावर को जोड़िएगा तो अब भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा, CN ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो sp3 ना बन के DsP2 बनेगा, sp3 ना बन के DsP2 बनेगा, ठीक है। ये चैप्टर 9 का है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा तभी फाइंड आउट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब है ना पावर में, न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब ये है ना पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब है पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। H2 में पावर में कुछ देते हैं, नहीं देते, यानी ये न्यूट्रल लिगेंड्स
है, न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है हमसे पूछा। NH3 के ऊपर में कुछ देते नहीं, ये भी नहीं होगा। मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स है लेकिन हमको नहीं बोला है वो पूछा। CO के पावर में कुछ नहीं, लेकिन NO2 के पावर में कुछ देते हैं क्या? क्योंकि नाइट्रोजन का 3+ होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन 2 इंटू करना पड़ेगा 2 ऑक्सीजन की वजह से, तो -4 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस पावर होगा। न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है, मतलब पावर में कुछ होगा। न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब है उसका पावर में कुछ ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन 15 देखिए, द नंबर ऑफ आयंस गिव्स इन द, कितना नंबर ऑफ आयंस मिलेगा, आयंस कितना मिलेगा। तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि पीटी, ये सब, ये भी चैप्टर 9 का है, यानी चैप्टर 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस भी हम बनाए देखते हैं, ठीक है। इसको अगर रिएक्शन करके तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, PtNH3 होल 6 का पावर में +4 या 4+ प्लस Cl का 4 में माइनस, ये अलग होगा ये अलग होगा। Cl का -4 होगा तो इसीलिए +4 कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 0 आना चाहिए। इसका कितना +4, इसको इंटू करेंगे तो -4, तो कितना आ गया 0। तो हम लोग बोले कि ये 1 मोल है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ये एक आयंस का बात कर रहा है और यहाँ पे 4 आयंस का बात हो रहा है। टोटल क्या हो गया 1 + 4 कितना हो गया 5। देखिए ना कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल हो गया, ये 1 आयंस हो गया। और ये कितना हो गया 4 आयंस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आयंस। ऑप्शन में क्या है 5 आयंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में देखिए क्या, लिगेंड्स ऑफ चैरेट। चैरेट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप लोग ऑप्शन में पढ़े हो EN टाइप का पढ़े होंगे, इथेन 1,2 डायल को बोलते हैं EN। जब इन लोग का हम लोग निकालते हैं कोई भी हाइब्रिडेशन या कोई भी फिगर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ऐसा करके कुछ दे दें, डिस्कशन तो पूरा नहीं कर सकते अभी, ठीक है। ठीक है, मान लेते कुछ PT है, ऐसा करके निकाल दिए 6 गो, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनता होगा, और यहाँ पे EN, यहाँ पे EN और यहाँ पे EN इस टाइप का लिखते थे। यानी कि 2 घर कोई को कवर करे। और कौन हो सकता है, OX भी होता है जिसको ऑक्सिलेट बोलते हैं, इसी को ना चैरेट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चैलेट, इन दोनों को EN और OX को। तो ऑप्शन में देखिए एसीटेट तो इस टाइप का नहीं होगा, साइनो तो CN होता है, एमिनो तो NH3 होता है, ठीक है। ये सब तो नहीं होगा, ऑक्सिलेट एक ऑप्शन में है, जो कि हम बोले ना OX। चैलेट किसको बोलते हैं, जो कि 2 घर ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। अगर कहीं भी हम लोग लिखा रहेगा PtOX का होल 3, इसका मतलब 6 घर इसके पास होगा, 2-2 घर एक आदमी लेगा, सेंस के बात में। तो ऑप्शन नंबर 16 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल के लिए क्या होना चाहिए, HBr। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बाकी 2 बचा, ठीक है। बाकी 2 बचा कि उसके बाद को मार्कोनिक रूल यूज करने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। देखिए ये भी डबल बॉन्ड आएगा क्या, ठीक है। और इसको देखिए 3 कार्बन का बना है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो 6 हाइड्रोजन के लिए हमको डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं हमको देना ही पड़ेगा, यहाँ दो या कहीं भी दो, ठीक है। कहीं भी दो, ठीक है, देना ही होगा। तो अगर इसमें तो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा, इसमें हम लोग बोल ही नहीं सकते कि किस में हाइड्रोजन कम है वहीं जाके अटैच होगा, इस टाइप का कुछ था स्टेटमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहीं जाके हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन में, तो हम लोग कहाँ से करेंगे ये कोई गारंटी। इन इसमें पता चल जा रहा है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो हम लोग परफेक्ट इसमें यूज़ कर सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसका ऑप्शन क्या बोले C होगा, इसका ऑप्शन क्या बोले B होगा, इसका ऑप्शन 5 आया था, सॉल्व किए थे। अब थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिमाग में ये रखिए ना कि सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट
ज़्यादा होगा। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये तो छोटा हो गया, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन लग रहा है। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करते हैं कि सरफेस एरिया एरिया कितना ज़्यादा। ठीक है, तो पहला के लिए हम लोग लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, Cl, हाइड्रोजन को काउंट, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या, इस ब्रैकेट का मतलब है ना इसी कार्बन का CH3। ठीक है, CH3, CH, CH3, Cl, सही दिख रहा है। इसके लिए क्या होगा, इस कार्बन का ही 3 गो CH3। इसका एरिया छोटा लग रहा है इसके मुकाबले, और इसका एरिया छोटा लग रहा है इसके मुकाबले, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है, बी का। देख के नहीं लग रहा एरिया, फंक्शनल ग्रुप कितना के साथ घेरा बनाया हुआ है, मतलब थोड़ा लॉन्गेस्ट का चेन, एरिया देखना पड़ेगा, कितना लंबा चेन है उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए तीनों का फिगर में काउंट कीजिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 कार्बन का है, बाकी 4 4 कार्बन का है, तो जो ज़्यादा एरिया, ज़्यादा कार्बन का मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का भी हो गया। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 19 का, देखिए एल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म। SN1 के लिए हम लोग क्या बोले थे, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा वहाँ SN1 ज़्यादा होगा। जहाँ पे लग रहा है कंसिस्टेंस एरिया है, मतलब कंजस्ट करके हम लोग हैं, यानी कोई भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कंसिस्ट एरिया है, तो उसका SN1 ज़्यादा होगा। ये दोनों हो नहीं सकता, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 3 3 कार्बन या 4 कार्बन का बात करेगा एरिया। नहीं तो ये भी देख सकते हैं हम लोग क्या, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। देखिए इसका अगर फिगर बनाते हैं हम लोग, इसका अगर फिगर बनाते तो यही फिगर बनेगा क्या, CH3, ठीक है, CH3, CL, इसका फिगर बनेगा तो कुछ जैसा बनेगा। देखिए इसका कंसिस्टेंस एरिया ना, मतलब थोड़ा कंजेस्ट टाइप का एरिया पर लग रहा है, तो SN1 ज़्यादा होगा। थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिए। SN1 के लिए हम लोग ये याद कर सकते हैं कि 3 डिग्री बड़ा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री बड़ा होगा 1 डिग्री से। SN2 पूछता है तो इसी का उल्टा कर देंगे, 3 डिग्री सबसे छोटा होगा 2 डिग्री से, यानी जो 1 डिग्री का कार्बन होगा उसमें SN2 ज़्यादा होगा, जो 3 डिग्री का कार्बन होगा वो SN1 ज़्यादा होगा। बस SN1 पूछेगा तो भीड़ भाड़ देखेंगे, SN2 पूछेगा तो जो कम भीड़ भाड़ है उसका SN2 ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे आते हैं, ऑप्शन दिया हुआ देखिए, द इजे द easy of dehydro hallucination of alkyl halide with alcoholic KOH। alcoholic KOH से क्या होगा, ठीक है, अल्कोहलिक KOH इजली लिखना चाहिए था उसको, कि अल्कोहलिक KOH 3 डिग्री में सबसे कम होता है, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 1 डिग्री में होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बुक पढ़िएगा पता चल जाएगा। सबका उतना है नहीं, 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक KOH 1 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 3 डिग्री में होगा। और 1 डिग्री क्यों हो रहा है, मतलब कि 1 डिग्री में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, मतलब आराम से तो उसमें आसानी से रिएक्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्काइल इज मोर रिएक्टिव। अब इसका सीक्वेंस थोड़ा सा देख लीजिए, मोर रिएक्टिव किसको बोलेगा, आयोडीन सबसे आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है क्रोमिन से ज़्यादा, यहाँ Cl वाला तो हट जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस तो याद रख लीजिए, क्योंकि मोर रिएक्टिव के लिए क्रोमिन का कोई भी अल्केन ले लेते हैं हम लोग, कोई भी अल्केन ब्रोमो है आ गया तो वो Cl से बड़ा ही होगा, तो Cl वाला तो आंसर होगा ही नहीं, क्लोरो वाला दोनों। ब्रोमो में अब देखना पड़ेगा 1 ब्रोमो होगा कि 2 ब्रोमो होगा। मोर रिएक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 डिग्री सबसे बड़ा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो का फिगर बनाएंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन का फिगर, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ब्रोमो का मतलब इतना,
ठीक है, 1 का मतलब है पहला में। दूसरा केस में हम लोग क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो के लिए हम लोग सेकंड में Br दे सकते हैं क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? ब्रोमीन कितना कार्बन के साथ, मतलब ब्रोमीन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कितना कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कितना कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों में से भी मोर रिएक्टिव कौन होगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री का है। ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम लोग छाटे हैं, क्यों कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन को, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, उसका 35 होता है, ठीक है, 47 होता है इस टाइप का। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं। ये आ गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 22। कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिड एल्डिहाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, दिमाग में अब देखिए सब का लिए हमको बताना पड़ेगा, बट हम लोग दिमाग में रखते हैं कि अल्कोहल, अल्कोहल से अगर हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते कोई भी चीज़ को, ठीक है, एक्चुअल में अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, तो हम लोग को ऑक्सीडेशन ही, और प्रेजेंस बता दे रहे पीसीसी एक नाम होता है, उसे करना पड़ता है। यानी कि पीसीसी का एक क्राइट एलिमेंट है जो कि रिएजेंट बोल सकते हैं, कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इथाइल, ये सब तो, इस सब में उतना ध्यान ही नहीं देना हमको, अल्कोहल और यहाँ एल्डिहाइड लिखा हुआ। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड, एस्पिरिन थोड़ा सा गलती किया है, एसिड एल्डिहाइड, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, और हम लोग उसमें पीसीसी का यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, नंबर 23। द प्रोडक्ट ऑप्टेन व्हेन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर, चलिए देखिए, अगर कॉल्बे रिएक्शन आप लोग नाम सुने चैप्टर 11th में, चैप्टर 11 कॉल्बे रिएक्शन, पूरा स्टेटमेंट ही छाप दिया है यहाँ पे। अगर आपको पूछेगा कि राइट द कॉल्बे रिएक्शन, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, व्हेन सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड देन टू फॉर्म सेलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया, कुछ इस टाइप का होता है, इसको सोडियम फेनोक्साइड बोलते हैं, इसको CO2 के साथ करेंगे तो सेलिसिलिक एसिड यूज हो। सेलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप बताना चाहेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का हो जाए, OH होगा। बेंजीन है ये, ठीक है, बेंजीन को CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, एक में क्या होगा, OH आ जाएगा, दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी एलिमेंट को इस टाइप का सॉल्व करेंगे तो इसको सेलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगर कॉल्बे रिएक्शन हमको लिखा हुआ रहेगा ना तो इसी टाइप का कुछ आते हैं। MCQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, हम आपको इंपॉर्टेंस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 24। 24 में देखिए, ईथर इज ऑप्टेन बाई इथेल, ईथर इज ऑप्टेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर आप रिएक्शन देखे होंगे तो हम लोग को ना एक 413 केल्विन का टेम्परेचर वहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिएक्शन के ऊपर में, कॉपी में। तो 413, देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटा छोटा चीज़ को MCQ बना दे रहा है। कि अगर हम लोग ईथर, ईथर का कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा, इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो रिएक्शन के ऊपर में ना हम लोग क्या लिखा रहता है, 413 केल्विन। ठीक है, और ईथर इज ऑप्टेन, ईथर इज ऑप्टेन फ्रॉम इथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी 2 कार्बन अल्कोहल। ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा फिगर, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होगा, उसको अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके ईथर बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सब में, ये सब बेसिक चीज़ नहीं है, हम तो है नहीं। 413 हो। और तो क्वेश्चन नंबर 25।
25 के लिए क्या पूछ दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑन्जोनोलाइसिस लिखना चाहिए था इसके। ऑन्जोनोलाइसिस का मतलब है ना कि वन ब्यूटीन लिखा हुआ है, वन ब्यूटीन को किसके साथ रिएक्ट करना, O3 के साथ। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग रिएक्शन भी बता सकते हैं, लेकिन देखिए वन ब्यूटीन बना दीजिएगा। वन ब्यूटीन का फिगर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ तक हो गया, देखिए हो गया, हाइड्रोजन है। तो जहाँ डबल बॉन्ड है ना उसको तोड़िए, तोड़ के एक साइड में 3 कार्बन का आएगा और एक साइड में 1 कार्बन का आएगा, दोनों में ना एल्डिहाइड ग्रुप यूज करिए, बस आंसर आ गया, बीच में प्लस का साइन। जहाँ भी डबल बॉन्ड आता है उसको तोड़ दे। ओजोनोलाइसिस में ये होता है कि जहाँ भी डबल बॉन्ड आता है उसको तोड़ देंगे, और जो भी बचा दो प्रोडक्ट, क्या क्या बचेगा, 1 कार्बन की वजह से मिथेनल बोलेंगे इसको, मिथेनल Al, और 3 कार्बन की वजह से क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, प्रोपेनल Al बोलेंगे, तो प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल सर। तो MCQ का पार्ट लगभग कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन था जो कि बेसिक से। ठीक है, यहाँ भी हम लोग मोलारिटी यूज़ किए थे, यहाँ सॉल्व अच्छे से हो गया है सारा क्वेश्चन। ठीक है, और बस हम क्या करते हैं ना, सब्जेक्टिव तो सॉल्व करना मुश्किल है, समय ज़्यादा लग जाएगा, बट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करवा, बस हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार सब्जेक्टिव को, बस डिस्कशन करेंगे, सॉल्व नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा पहले थोड़ा कोशिश कीजिए कि राइट अप्रोच का बात कर रहे हैं कि आप लोग 1-2 दिन में क्या कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है इसमें, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 क्वेश्चन बनाना। तो पहले हम लोग चॉइस करना पड़ेगा आपको कि कौन सा 6 ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से बनने का कोशिश है। तो हम अभी बोले कि डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी और मोलर दोनों का डिफाइन कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से मोल पर केजी, मोल पर लीटर भी होता है, एगो किसके लीटर आ गया तो मोलारिटी आ गया, मोल पर केजी आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोलालिटी, यूनिट्स हो गया। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट करता होगा, थोड़ा बहुत बुक करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर 4 का है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। आप आईपेक नेम के बारे में देखिए, हम बोले थे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपेक नेम ये सब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको आपको हम नोट्स दे दिए, उसमें आईपेक नेम इतना सारा है ना, अगर आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा पता चल जाएगा कैसे हम लोग आईपेक नेम को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 38 को देखिए, 38 में क्या है, अभी देखो SOCl2 के जगह SOCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो चुपचाप हम लोग क्या कर सकते हैं, OH की जगह पे Cl लगा दो, आंसर आ गया। H2SO4 का यूज़ करेंगे, अल्कोहल है, HI के साथ यूज़ करेंगे, ईथर है, HI के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, ये सब चैप्टर 14 में आता होगा, बायोमोलिकुल्स। हम आपको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, RNA का प्रेजेंटेशन क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इस कंप्लीट द रिएक्शन, यहाँ पे देखिए KOH अल्कोहल, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या बताए, सेटजेफ रूल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा जूम करना चाहिए। तो Cl हो गया, OH टाइप का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहना है यहाँ पे सेटजेफ रूल यूज़ होगा, इसमें AgCN आ गया तो क्या होगा, AgCl निकल जाएगा, CN अटैच हो जाएगा, एसीटोन लिखा Ni हुआ, ये चुपचाप फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन लिखा हुआ, लिखा हुआ फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन में बोलते थे ना, Ni के साथ रिएक्ट होगा एसीटोन के साथ। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन किसका है, राइट कार्बन एमाइड रिएक्शन एंड इट्स यूज, ये क्वेश्चन चैप्टर 13 का क्वेश्चन, ए इन चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंस देंगे, हो जाएगा। ये डिफाइन मोनोसेकेराइड एंड गिव एन एग्जांपल, मोनोसेकेराइड चैप्टर 14 का है, हम आपको इंपॉर्टेंस दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले फाइंड, सब रट्टा मारने वाला चीज़, डिफिनेशन सब पढ़ना पड़ेगा, डिड्यूसिंग शुगर इसी चैप्टर में आता है। ठीक है,
सॉल्ट ब्रिज आपको तो हम पिछले क्लास में बताए थे, सॉल्ट ब्रिज को बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बताए थे, Q इक्वल टू आई टी लगाइएगा तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पूरा कराए थे, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कुछ बोले थे कि 1 फराड इक्वल टू 9500 कूलम। यहाँ हो गया। ये आपका ट्रांजिशन मेटल का बात कर रहा है, यानी कि डी ब्लॉक का बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपाउंड में क्या क्या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कलर कंपाउंड के बारे में, ये चैप्टर 8 का है, जो कि डी एन एफ ब्लॉक का है पूरा क्वेश्चन। के बाद क्या आता है, अभी हम लोग कुछ बोले थे कि ये वाला रिएक्शन आपको ना कहीं मिलेगा, रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन। सॉल्यूशन करना बहुत अभी समय नहीं। शॉर्ट नोट के लिए कैनिजारो रिएक्शन, चेमेंसर रिडक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये कर सकते हैं यहाँ पे, सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है कि K2Cr2O7 देंगे तो ये एल कार्बोजिलिक में चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड को कार्बोजिलिक में चेंज करने के लिए ये कर सकते हैं। हम कुछ जितना भी हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका ए नंबर। बी नंबर में आपका देखिए ये वाला आंसर, CU के बारे में। दिमाग में रखिए ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री को अगर CU के साथ रिएक्ट करेंगे तो कीटोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है PCC, अभी सिखाया अभी कि PCC रहने से क्या होता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। तो सेम टू सेम लिखेंगे, CH2 3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 नहीं हो जाएगा वो कार्बन, तो उसी कार्बन में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। इसी कार्बन में क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब आ जाएगा तो ये क्या अल्कोहल है, ये कार्बोजिलिक है। अल्कोहल और कार्बोजिलिक को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकालिए, यहाँ से H, यहाँ से OH निकालिए, आपका मन क्या हो जाएगा, H2O। जो बाकी बचा आपस में अटैच कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे कोक बचा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, हम यहाँ से OH निकाले तो CO बचा है, और यहाँ से सिर्फ H निकाले तो O बचेगा, फिर O से उल्टा अटैच कर देते हैं, इसको स्टर बोलते हैं, स्टर स्टर फंक्शन। स्टेरिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट किसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCOOH, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रेट ऑर्डर, कैलकुलेट द 1/4, ये चैप्टर 4 का है केमिकल काइनेटिक्स में। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा था, इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ये मेरा खुद का मतलब कि हम। ठीक है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से आप लोग मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलारिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लीजिएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लीजिएगा, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर आ गया हेनरी लॉ और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस टाइप का क्वेश्चन डिफिनेशन में पूछ सकता है, ये ज़्यादा मेजर पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में आते होंगे। चैप्टर नंबर 3 में फोकस कीजिएगा कि सेल के बारे में सारा डिस्कशन कर लेंगे। सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है जो कि सेट में था। क्रिचॉफ्स लॉ पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन उसका क्या होगा, फराडे लॉ हो गया,
लीड स्टोरेज सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, कोरोजन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये मेजर पार्ट है इस चैप्टर के लिए। कोशिश कीजिएगा सारा को डिटेल में पढ़िएगा ना तो बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। चैप्टर 4 देखिए। चैप्टर 4 में क्या आ जाता है आपका? चैप्टर 4 में केमिकल काइनेटिक्स। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड एंड जीरोथ ऑर्डर का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? ऐसा यूनिट पूछता है। डिफाइन क्या क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं जैसे आया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम कर सकते हैं, और रेट लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं। डिफिनेशन, आरएनएस इक्वेशन आता है एक जो कि ड्राइव करने दे सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ज़्यादा मेजर पार्ट है इसमें। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग चैप्टर 8 में आ जाते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ में क्या कर सकते हैं हम लोग? डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन, एफ ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पूछते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद लैंथेनॉइड के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एक्टिनॉइड्स के बारे में जानना पड़ेगा। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, एबिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। ड्रॉ द आइसोमर PTNH3 होल टू Cl2। इसका आइसोमर कितना होगा इस टाइप का? इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आइसोमर के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ लेना है, सीज आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, फेसियल आइसोमर, मेरिडियन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज और सॉल्वेंट। वार्नर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज वार्नर थ्योरी, क्या होता है। रीजन ऑफ कलर कंपाउंड, जो कि अभी हम लोग बताए थे, डी का पावर में 10 और डी का पावर में 0 और डी का पावर में 10 को कलरलेस बोलते हैं। डी का पावर में 1 से 9 रहने से क्या होगा? कुछ कलर होगा उसको। उसके बारे में रीजन पढ़ना है कि कैसे हो रहा है। आईपेक नेम बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। चैप्टर 10 आ जाता है। चैप्टर 10 में हम बार बार बोल रहे कि उर्ज रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिंकल स्टेन रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ग्रिग्नाट रिएजेंट है एक, ग्रिग्नाट रिएजेंट है, इसको भी करना पड़ेगा। सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लिखेंगे वाई ग्रिग्नाट रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रेस कंडीशन। ठीक है, बुक में इसका आंसर है, थोड़ा बहुत रीड कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक एक नंबर में आ सकता है, इसीलिए हम लिखवाएं। आप पूछ सकते हैं वाई क्लोरोफॉर्म कीप इन ए ब्राउन कलर बॉटल विथ 1% ऑफ एल्कोहल। मतलब जो क्लोरोफॉर्म है उसको हम अल्कोहल अल्कोहल के अंदर ही क्यों रखते हैं, क्या कुछ बात होगा? ठीक है, पॉइजनस गैस बन जाता है, फॉजिन गैस बोलते हैं जिसको। रीजन दे सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN1 SN2, बोले थे कि SN1 कौन ज़्यादा है, SN2 कैसा है, भीड़ भाड़ देख के कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। मेजर पार्ट आ गया ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे। ऑर्गेनिक में डाइजेनाइजेशन पढ़ लीजिएगा, कॉल्बे रिएक्शन, इससे अभी क्वेश्चन निकला, कॉल्बे रिएक्शन बोले हम, रीमन टेमर रिएक्शन बोले, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स विथ लोकस रिएजेंट। लोकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा? स्टेरिफिकेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग अभी बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया को देखा जाता है। विलियम सिंथेसिस एंड लिमिटेशन, विलियम सिंथेसिस क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन चैप्टर 12। चैप्टर 12 में क्या होता है? चैप्टर 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेमेंसन रिडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन और केनिजारो रिएक्शन। ये देखिए सेट में भी था ये दोनों क्वेश्चन, चेमेंसन रिडक्शन और केनिजारो रिएक्शन। एल्डोर रिएक्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रोजनमंड रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, इटार्ड रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, HVZ रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, स्टीफन रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, एसिटल क्या होता है, 2,4-DMP डेरिवेटिव क्या होता है, और ऑक्साइम हाइड्रोजन। इस टाइप के बहुत रिएक्शन है इसमें, बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान।
चैप्टर 13 देखिए अमीन। अमीन में क्या क्या याद करना पड़ेगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक का डिफरेंस, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, प्रॉपर्टी ऑफ एमीन जैसे कि एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, इस टाइप का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन भी आता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। काल्बे एमीन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन 10 चैप्टर में भी था, इसमें भी है, तो वही चीज़ है सेम। लास्ट आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के मोनोसेकेराइड पढ़ लीजिएगा डिफिनेशन, ऑलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड सेट में भी था, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज सेट में भी था, पढ़ना पड़ेगा। एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एसिडिक एमिनो एसिड पढ़ना पड़ेगा, बेसिक एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, वाटर सॉल्युबल एमिनो एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि सेट में भी था, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और डिफरेंस आरएनए और डीएनए का डिफरेंस आपका एग्जाम में आने का चांस है, न्यूक्लियोसाइडिक और न्यूक्लियोटाइडिक। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, तीनों का हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करना पड़ेगा, दोनों में क्या क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इस टाइप का कोई बनता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना भी आप लोग को अभी बताया है, ठीक है। तो बस इतना मेजर पार्ट सब आप लोग कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम सही जाने का चांस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं।